गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू JPIS एकेडमी। JPIS एकेडमी में आज की हिस्ट्री क्लास में जो कि सीटेट के सिलेबस के बेस पर चल रहा है, उसमें आज हम पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। किसके बारे में पढ़ेंगे? द डायनेस्टी ऑफ मुग़ल। मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1526, जो कि 1526 से शुरू होती है एंड कंटिन्यू इटसेल्फ इन 1857। और ये डायनेस्टी, ये राजवंश जो है खुद को कंटिन्यू बनाए रखा या अस्तित्व में रखा खुद को, कब तक? 1857 तक। तो आज की जो हमारी क्लास है वो किस पर डिपेंड है? मुग़ल साम्राज्य पर डिपेंड है। हाउ दे हैव एंटर्ड इन इंडिया एंड हाउ मेनी ईयर्स दे हैव रूल्ड हियर। 1526 विद द ओमनीपोटेंट पर्सन्स, दैट्स नेम इज, बहुत ही शक्तिशाली महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसका नाम बाबर था, के नाम से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत कहाँ पर होती है? भारत में होती है। कब से होती है? 1526 से, इन 1526 द एंट्री ऑफ बाबर। यद्यपि जो इनका रूल है, जो शासनकाल है, वो 1857 तक चला। मुग़ल साम्राज्य की जो गणना है वो 1857 तक की जाती है। लेकिन अगर हम देखें कि एक्टिव रूप में कब तक रूल किए, तो इन्होंने औरंगजेब के काल तक किया था। दैट वाज 1707। अगर हम देखें तो मुग़ल डायनेस्टी बाबर के साथ स्टार्ट हुई थी। किसके साथ? बाबर के साथ स्टार्ट हुई थी 1526 में, और जो कंटिन्यू बनी रही एज अ प्रोमिनेंट लीडर, आप कह सकते हैं एक अच्छे और सशक्त राज्य के रूप में, राजा के रूप में जो राज्य किया गया वो लास्ट में औरंगजेब तक किया गया। इसके बाद के जो राजा थे वो सिर्फ मुग़ल डायनेस्टी को उन्होंने कंटिन्यू किया, ना तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई विशेष आप कह सकते हैं अपने एरिया को डेवलप किया, और ना ही कोई विशेष योगदान दिया। लेट अस सी, अगर हम मुग़ल साम्राज्य को पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुग़ल। मुग़ल वर्ड कहाँ से आया है? अगर हम मुग़ल वर्ड की बात करें, ये जो मुग़ल शब्द है ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, फर्स्ट मंगोल एंड सेकेंड तुर्क। मुग़ल जो है मंगोल और तुर्क से मिलकर बनी हुई भाषा है। ठीक है। अगर हम बाबर की बात करते हैं, विच इज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी इन इंडिया, जो कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के नींव को डालने वाला व्यक्ति था या संस्थापक था, बाबर। बाबर के पेरेंट्स की बात अगर की जाए, जैसा कि हम जानते हैं कि दो वर्ड से मंगोल और तुर्क से मिलकर के बना है। बाबर का जो मदर यानी कि माता जी थी, वो मंगोल वंश से बिलोंग करती थी। कहाँ से जुड़ी हुई थी वो? मंगोल से जुड़ी हुई थी। ठीक है। और अगर इनके फादर की बात की जाए, वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तुर्क। इनके फादर जो थे, पिता जो थे, वो किस वंश से जुड़े हुए थे? तुर्क से। ठीक है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो बाबर जो है वो चगताई तुर्क, कौन से तुर्क से संबंधित था? चगताई तुर्क से संबंधित था। चगताई तुर्क के वंशज का था। मुग़ल बादशाह बाबर जो था वो चगताई तुर्क से बिलोंग करता था। उसका जो वंशज था वो चगताई तुर्क था। क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करते हैं बाबर के बारे में, जो कि यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर था, जिसने भारत में एंट्री कैसे की? बाबर ने भारत में एंट्री 1526 में की थी, और उसकी जो डेथ थी वो 1530 में हुई थी। 1530 में उसकी डेथ भी हो गई थी,
ओके। एज अ किंग, एक राजा के रूप में बाबर ने अपनी कहानी या अपने जीवन का जो इतिहास है वो 12 वर्ष की अवस्था में शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में बाबर को राजा बनाया गया, अफगान का राजा। लेकिन वहां पर सामानी तुर्कों के द्वारा इसे खदेड़ दिया गया। 1501 ईस्वी में शाहवानी तुर्क ने या आप कह सकते हैं शाहवानी खान ने इसे अफगान से बाहर खदेड़ दिया। कब? 12 वर्ष की अवस्था में तो यह राजा बना और 1501 में शाहवानी खान ने इसे अफगान से बाहर कर दिया। ठीक है, बुरी तरह से इसे परास्त कर दिया। 1494 जब ये राजा बने थे तो इनकी अवस्था किस सन में बने थे? 12 वर्ष की इनकी अवस्था थी और 1494 में यानी कि 1494 में ये अफगान के राजा बने और 1501 में शाहवानी खान ने इन्हें अफगान से खदेड़ दिया। अब इन्हें अपने खुद के सर को छुपाने का अस्तित्व सामने आया कि खुद कैसे जी सकते हैं। मध्य एशिया से होते हुए 1501 में मध्य एशिया से होते हुए ये काबुल पहुंचे और काबुल में इन्होंने (1504) में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लिया। कब जीता? 1504 में। 1504 में इन्होंने काबुल को जीत लिया और इसके बाद इन्होंने बादशाह, हमारी लैंग्वेज में से बादशाह कहते हैं, एक उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, कब इन्होंने काबुल को जीता था? 1504 में इन्होंने काबुल को जीत लिया था। कितने वर्ष की इनकी आयु थी जब इनके फादर की डेथ हुई? सिर्फ ये 12 वर्ष के थे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक 1494 में हुआ था। इन्हें शाहवानी खान ने मात कब दी थी और इन्हें अफगान से कब खदेड़ा था? तो 1501 में खदेड़ा था। 1501 में ये मध्य एशिया से होते हुए काबुल पहुंचे और काबुल पर इन्होंने आक्रमण किया। 1504 में इन्होंने काबुल पर अपना कब्जा या आधिपत्य जमा लिया और वहां पर इन्होंने बादशाह की उपाधि भी ग्रहण की। ठीक है, काबुल बाबर को अत्यधिक प्रिय था, इसलिए इसने अपने वावरनामा में लिखा भी था कि वो चाहता है कि वो काबुल, अगर उसकी डेथ हो तो कहाँ पर हो? काबुल में ही हो। इतना ज़्यादा प्रिय था उसे काबुल। अगर हम इनके आगे की जर्नी को देखें तो इन्होंने भारत में आक्रमण कब किया था? 1526 में। 1526 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले इब्राहिम लोदी और राणा सांगा ने इनको इनविटेशन दिया था। इनको इनविटेशन किसके द्वारा दिया गया था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के द्वारा। इनविटेशन देने की वजह से इन्होंने जब देखा कि भारत के जो राजा हैं या जो वहाँ के रूलर्स हैं वो आपस में ही टकरार कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट। उसको ये मुख्य सबसे कमजोरी लगी भारतीयों की और उसे पता चल गया कि इस तरह से वो भारत पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि राणा सांगा ने भी ये जो ऑप्शन दिया था कि अगर आप भारत आते हैं तो आपको भारत में दिल्ली का बादशाह बना दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में उन्होंने 1526 में भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने तोपखाने का प्रयोग किया था।
तोप खाने का प्रयोग किया था युद्ध में? वैसे भी ये शांति से बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। 1519 से लेकर के 1524 तक लगातार इन्होंने काबुल एरिया में अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया, मीन्स अपने रूल्स को कंटिन्यू किया, उसे बढ़ाते रहे। पंद्रह सौ छब्बीस में जब ये भारत पहुंचे तो उससे पहले ही 19 में इन्होंने अपना टूर शुरू किया था। ऐसा तो था नहीं कि फ्लाइट से वो डायरेक्ट दिल्ली पर पहुंच गए और दिल्ली में ही उन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। काबुल से भारत आते समय 1900 में इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। 1519 में 19 से लेकर 1524 में इन्होंने भारत के प्रथम वो स्थान जहां पर आक्रमण किया था वो भीरा था। इनके रास्ते में पड़ने वाला भीरा, सियालकोट, और भीरा सियालकोट के साथ साथ लाहौर था। जहां पर इन्होंने आक्रमण किया। 1519 से इन्होंने भारत आगमन की, अपनी जो ट्रिप थी उसे तैयार की, और 24 में सबसे पहले इन्होंने भारत के वेरा, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण किया, क्योंकि इन्हें अपने कुनवे को रखने के लिए, अपने सेना को रखने के लिए, और जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पर उसको अपने अंडर में करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद 1526 में इनका पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का युद्ध 1526 में पानीपत पहुंचने के बाद में इन्होंने युद्ध किया। तो पानीपत का युद्ध इन्होंने किसके साथ किया? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ में इनका प्रथम युद्ध हुआ। वो युद्ध का क्या नाम है? पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत के युद्ध में इन्होंने उसी ट्रिक को अपनाया जिसके द्वारा शाह वली खान ने इन्हें अफगान से खदेड़ा था, और इस तरह से वो विजयी हुए इस युद्ध में। किसमें? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया और खुद इस क्षेत्र के राजा बन गए। एक ऐसा व्यक्ति जो कि काबुल से भारत में आक्रमण करने के लिए आया और इनविटेशन देने वाले भारतीय राजा ही थे। अब उसके दिमाग में चल रहा था कि राणा सांगा, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है? राणा सांगा, जो कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा में पड़ती नहीं थी, इनके बराबर युद्ध चलते रहते थे। इसी वजह से राणा सांगा ने इनविटेशन दिया था किसको? बाबर को, भारत में आने के लिए। तो सेकेंड जो बाबर ने अपना मंतव्य बनाया युद्ध के लिए, वो टारगेट उनका कौन था? राणा सांगा था। और नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने राणा सांगा से युद्ध कर लिया इन 1527। 1527 में 1527 में इनका दूसरा युद्ध होता है। मीन्स एंट्री हुई नहीं भारत में कि इनका युद्ध शुरू हो गया। 24, 25, 26, 27, 19 से ही इन्होंने धीरे धीरे करके युद्ध करते हुए अपने सेना के साथ ही आगे बढ़ रहे थे। 26 में इन्होंने पानीपत का युद्ध किया। एक भारत के एक भारी हिस्से पर इनको जीत हासिल हुई। सेकेंड, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरे राह के सबसे बड़े क्रिटिकल कंडीशन उत्पन्न करने वाले व्यक्ति राणा सांगा हैं, इसलिए इन्होंने दूसरा जो टारगेट बनाया वो राणा सांगा को बनाया और खानवा नामक स्थान पर उनसे युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके साथ हुआ? राणा सांगा के साथ।
किसके साथ हुआ? राणा सांगा के साथ। वही व्यक्ति जिसने इनको इनविटेशन दिया था भारत में आने के लिए, उन्हीं के साथ में इनका सेकंड युद्ध होता है और ये खुद विजयी होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में राणा सांगा एक पावरफुल पर्सन थे, तो इन्होंने यहाँ पर युद्ध कैसे जीत हासिल की? युद्ध में कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति और यहाँ पर स्थिर व्यक्ति, दोनों के बीच में होने वाला युद्ध बहुत ही दर्दनाक युद्ध था। इस युद्ध को जो है जिहाद की घोषणा उसमें की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। ठीक है, यही एक परफेक्ट रीजन था कि बाबर खानवा का युद्ध जीत गया। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद में कलंदर की उपाधि इन्होंने पानीपत के युद्ध को जीत करके धारण की थी। नेक्स्ट ईयर इन्होंने मतलब हर साल इन्होंने एक प्लान ही कर लिया था कि भारत में अगर एंट्री किए हैं तो हमें युद्ध ही करना है। नेक्स्ट इन 1528 में इन्होंने नेक्स्ट युद्ध किया जिसे चंदेरी का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। 1528 में इन्होंने अगला युद्ध जारी रखा जिसे क्या कहते हैं? चंदेरी का युद्ध कहते हैं। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर के साथ साथ मेदिनी राय के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ। बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें इस युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ था। इस तरह से हम देख सकते हैं अगर कोई व्यक्ति लगातार विजय हो रहा है, मीन्स उसकी जो रणनीति है युद्ध करने की वो ज़्यादा उचित और प्रॉपर है, जिससे कि उसकी विजय निश्चित है। नेक्स्ट ईयर इन्होंने 1529 में अगला युद्ध लड़ा जिसे घाघरा का युद्ध कहते हैं। घाघरा का युद्ध, ये युद्ध इन्होंने अफगानों के साथ लड़ा था और मोहम्मद लोदी के साथ हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद लोदी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोदी के भाई थे मोहम्मद लोदी, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था 1529 में घाघरा के क्षेत्र में, जिसमें मोहम्मद लोदी और अफगान एक तरफ थे। फिर भी बाबर ने मोहम्मद लोदी को इस युद्ध में हरा दिया था 1529 में घाघरा के युद्ध में। इन 1530 मीन्स 1530 में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें कहाँ पर दफनाया गया है? तो इन्हें आराम बाग में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया था? आराम बाग में। बाद में इनकी अस्थियों को यहाँ से निकाल करके काबुल में, जहाँ पर इनकी तीव्र इच्छा थी, वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर इनका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बाबर ने भारत में एंट्री की। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुर्की भाषा में लिखी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी क्या है? तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा।
इन्होंने अपनी खुद की एक पुस्तक लिखी है जिसमें अपने जीवन की कहानियों का वर्णन किया है, जैसे ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं, आत्मकथा। ये किस भाषा में लिखी हुई है? ये जो है तुर्की भाषा में लिखी हुई इनकी बुक है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी में इन्होंने अपने युद्ध और अपने जीवन में आने वाले क्रिटिकल कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। बाबरनामा के नाम से इसी पुस्तक को जाना जाता है। बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी को बाबरनामा से ट्रांसलेट करने वाला व्यक्ति कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? तुजुक-ए-बाबरी को बाबरनामा के नाम से ट्रांसलेट किया था। ठीक है। तुजुक-ए-बाबरी में दो महान राजाओं का वर्णन किया है बाबर ने। बाबर ने बताया कि भारत में युद्ध करते हुए मुझे दो महान शासकों से मेरी मुठभेड़ हुई, या दो महान राजाओं से मेरी मुलाकात हुई। उन दो राजाओं का क्या नाम है जिनका वर्णन इन्होंने तुजुक-ए-बाबरी में दिया है? तो फर्स्ट तो मेवाड़ के राजा हैं। मेवाड़ के राजा कौन थे? जिनसे युद्ध करते समय इसने जिहाद की घोषणा कर दी थी। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा। गुड, राणा सांगा। इन्होंने तुजुक-ए-बाबरी में दो महान राजाओं के रूप में फर्स्ट राणा सांगा का वर्णन किया है, जो कि मेवाड़ के राजा थे। ठीक है। और सेकेंड में विजयनगर के राजा, विजयनगर यानी कि साउथ इंडिया, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कृष्णदेव राय। कहाँ के राजा हैं ये? विजयनगर के। कृष्णदेव राय मीन्स अगर देखा जाए तो इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन के रूप में अपनी आत्मकथा लिखते समय ये बताया कि भारत में दो महान शासकों से युद्ध करना या उनको जीत पाना बिल्कुल असंभव था, जिसमें से राणा सांगा फर्स्ट थे और सेकेंड थे कृष्णदेव राय। इन दोनों की शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन और प्रजा के प्रति जो गठबंधन था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से इनको जीतना बहुत मुश्किल था। बाबर ने अपने शासनकाल में दो सिक्कों का भी प्रचलन किया था, बाबरी और शाहरुख। दो कॉइन्स, इन्होंने दो कॉइन्स का प्रचलन करवाया था या दो सिक्के चलवाए थे। ठीक है, दो सिक्कों का वर्णन किया है इन्होंने, बाबरी और इसके साथ साथ बाबरी के साथ साथ दूसरा भी सिक्का इन्होंने चलाया था, शाहरुख। शाहरुख ये चांदी का सिक्का था। शाहरुख की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कैसा सिक्का था? ये चांदी का सिक्का था, जिसे बाबर ने अपने समकालीन भारत में इनको प्रचलन में लाया था। अपने राज्य के दौरान उन्होंने भारत में दो कॉइन्स का भी प्रचलन किया था, जो कि बाबरी और शाहरुख थे। ठीक है, एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा बाबर के बारे में, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट, दैट्स इन मैटरनल साइड फ्रॉम हुज डायनेस्टी हैज़ बिलोंग टू बाबर। अगर हम बाबर को देखें तो मुगल था। मुगल जो था वो अपनी माँ की साइड से किस वंश से बिलोंग करता था? तुर्क या मंगोल। तो माँ की साइड से वो मंगोल वंश से बिलोंग करता था। इसके साथ साथ वो अगर उनके पिता तुर्क थे तो कौन से तुर्क थे? हमने इनके फादर के बारे में स्टडी किया है। माँ की तरफ से ये जो है
मंगोल वंश से बिलोंग करते थे और पिता की तरफ से कहाँ से बिलोंग करते थे? तुर्क से। तो तुर्क के रूप में बिलोंग करने की वजह से ये कौन से तुर्क थे? चगताई तुर्क थे। कौन से तुर्क थे? ये चगताई तुर्क से बिलोंग करते थे। बाबर का जो कार्यकाल है वो 1494 से स्टार्ट होता है और 1530 तक चलता है। 1494 में उसी अफगान में एक राजा के रूप में राजगद्दी पर बैठाया जाता है, उसका राज्याभिषेक होता है। 1501 में उसके साथ इन हैपनिंग होती है, सावानी खान जो है उसे वहाँ से खदेड़ देता है और आगे चल कर के बाबर क्या करता है, मध्य एशिया की तरफ आगे बढ़ता है और 1504 में काबुल पहुंचता है। काबुल पर आक्रमण करके इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। काबुल को कब जीता था? 1504 में इन्होंने काबुल को जीता था। भारतीय राजाओं से लगातार इनको इनविटेशन मिल रहा था भारत में आकर के राज्य करने के लिए, इसलिए इस मंसूबे को पूरा करने के लिए इन्होंने 1519 में अपनी यात्रा भारत के लिए प्रारंभ की, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और 1524 में भारत के सबसे प्रथम राज्य जहां पर इन्होंने आक्रमण किया वो भीरा, सियालकोट और लाहौर था। भीरा, सियालकोट और लाहौर होकर के ये भारत में एंट्री कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले इन्हें युद्ध कहाँ करना पड़ा? भीरा, सियालकोट और लाहौर में। 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोदी को क्या किया? इब्राहिम लोदी को जो है वो इनविटेशन दिया युद्ध के लिए और पानीपत के युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को इन्होंने परास्त किया। इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद में इन्होंने कलंदर गाजी की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली थी? कलंदर गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जिसमें विजयी हुआ था और विजयी होने के बाद में इसने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कलंदर गाजी की उपाधि धारण की थी। भारत में एंट्री करने के बाद में जब तक ये जिंदा रहे लगातार इन्होंने अपने युद्ध को जारी रखा। नेक्स्ट ईयर इन्होंने राणा सांगा पर युद्ध के लिए हावी बोल दिए, यानी कि धावा कर दिया 1527 में, जिसमें खानवा का युद्ध हुआ। कहाँ का युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा के युद्ध के दौरान जब बाबर को क्रिटिकल कंडीशन का पता चला कि राणा सांगा के साथ में एक विशाल सेना है और हमारे पास उनकी अपेक्षा सिलेक्टेड सेना ही है, उनकी अपेक्षा बहुत कम सेना थी, तो इन्होंने वहां पर जिहाद की घोषणा कर दी, जिसके आधार पर ये युद्ध को जीत गए थे। 1528 में इन्होंने चंदेरी के युद्ध में 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध किया, जो कि मेदिनी राय के साथ में हुआ था और मेदिनी राय को इन्होंने हरा करके चंदेरी के युद्ध में विजयी हुए। नेक्स्ट 1529 जो इनके लाइफ का अंतिम युद्ध था वो घाघरा के मैदान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? घाघरा के मैदान में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? वहाँ पर इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी अफगानों के साथ में मिलकर के युद्ध की प्रिपरेशन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मोहम्मद लोदी जो था अफगानों के साथ में 1529 के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में हार जाता है। वहाँ से जीत करके बाबर 1530 में अपनी फैमिली के साथ में होता है और तभी 1530 में उसकी डेथ ही हो जाती है। डेथ होने के बाद में इसकी बॉडी को आराम बाग में दफनाया जाता है। तुजुक बाबरी, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा है, इन्होंने उसमें लिखा था कि मुझे जीवन में अगर कोई स्थान सबसे प्रिय है तो मैं चाहूँगा कि मेरी मौत के समय मुझे काबुल नसीब हो। पर दुर्भाग्यवश इनकी डेथ भारत में होती है और बाद में इनकी बॉडी, इनकी जो अस्थियां हैं उन्हें भारत से ले जा करके काबुल में दफना दिया जाता है। तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है? तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, जो कि बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। तुजुक बाबरी को बाबरनामा के नाम से कब जाना गया? अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक बाबरी को जब ट्रांसलेट किया, उसका अनुवाद किया, तो उसका नाम रखा बाबरनामा।
बाबरनामा या तुजुक बाबरी में दो महान राजाओं का नाम वर्णन किया है। एक विशेष राजा के रूप में किसने, बाबर ने अपनी पुस्तक में, वो है राणा सांगा और कृष्णदेवराय। हम सभी जानते हैं राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, जबकि कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे, विजयनगर के शासक थे। अपने कार्यकाल के दौरान जब वो भारत में शासन कर रहे थे बाबर, तो उन्होंने भारत में दो कॉइन्स का प्रचलन किया था, दो सिक्कों को प्रचलित किया था, दैट वाज बाबरी एंड शाहरुख, जो कि बाबरी और शाहरुख था। शाहरुख किस तरह का सिक्का था, तो शाहरुख जो है वो चांदी का सिक्का था। दैट इज ऑल अबाउट द बाबर। आज हमने बाबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट डे वी कैरी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी से जुड़े हुए अगले टॉपिक को हम कैरी ऑन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस।